Morning, students. B.Ed second year, paper 10th, क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, एक समावेशी शिक्षा का निर्माण, यूनिट सेकंड। आज हम जानेंगे टाइप्स ऑफ स्पीच डिसऑर्डर, वाणी विकार के प्रकार की। बोलने में जो समस्याएं आती हैं वो कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, उनके कौन कौन से प्रकार हैं, वाणी दोष किस किस प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, जिसको हम एक चार्ट के द्वारा अच्छी तरह जानते हैं। ये हमारा डायग्राम है जिसको हमने कल जाना था। आज हम दोबारा एक बार अभ्यास करेंगे इसको कि टाइप्स ऑफ स्पीच डिसऑर्डर, वाणी विकार के प्रकार। वाणी विकार के प्रकारों को 7 भागों में बांटा गया है, जिसको हम एक एक करके जानते हैं। नंबर 1 वॉइस डिफीट, वाणी दोष। सेकंड पॉइंट आता है वॉइस प्रॉब्लम, आवाज़ की समस्या। थर्ड आता है स्ट्रीमिंग, हकलाना। एंड फोर्थ आता है डिलाइड स्पीच, विलंबित वाणी विकार। पांचवा आपका आता है क्लैप्ट फ्लैट एंड लिप्स, तालु एवं ओंठ विकृति। 6 पॉइंट आता है सेवरल पल्स, प्रमस्तकीय संस्तभ। और आखिरी पॉइंट आता है हमारा इसके अंतर्गत हियरिंग इम्पेयरमेंट, श्रवण विकृति। तो सबसे पहले हम जानेंगे वॉइस डिफीट, वाणी दोष। Voice defeat. In this defeat, there is predominantly sound transfer and variation distortion in the affected children, like coming around, calculation, hasab, beautiful, etc. Pronunciation barrier is also a speech defeat. The percentage of children affected by this defeat is 70 to 80%। अर्थात वाणी दोष, इस दोष में प्रभावित बालकों में प्रमुख रूप से ध्वनि का स्थानांतरण पाया जाता है, या ये कह सकते हैं कि इस दोष में बालकों के अंतर्गत प्रमुख रूप से ध्वनि का विचलन या विकृति देखने को मिलती है। जैसे बालक बोलते हैं आ रहा हूँ या अराउंड, हिसाब को बोलते हैं हसाब, खूबसूरत को बोलते हैं खूबसूरत आदि। इस प्रकार के विभिन्न शब्दों को देखा गया है कि वो इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं जो कि वाणी दोष के अंतर्गत आता है। साथ ही उच्चारण बाधा का होना भी एक वाक दोष कहलाता है। इस दोष में प्रभावित बालकों का प्रतिशत 70 से 80% तक देखा गया है कि इस प्रकार का बालकों में बोलते हैं इस तरह से, जिससे ये वाणी दोष होता है। इन यंगर चिल्ड्रन द डिफीट इज ड्यू टू immature language which ends and age and self-sufficiency. Such children have to face the problem of adjustment। अर्थात छोटे छोटे जो बालक होते हैं उनमें ये दोष अपरिपक्व भाषा के कारण भी होता है, क्योंकि जो छोटे बालक होते हैं उन्हें भाषा का ज्ञान नहीं होता है और वो अपने तोतली भाषा में वो इस चीज़ को बोलते हैं। जब उनकी उम्र धीरे धीरे बढ़ती है, जब आयु के साथ साथ स्वतः ही ये दोष भी समाप्त हो जाता है। ऐसे बालकों को समंजन की समस्या का सामना करना पड़ता है। टाइप्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत सेकंड पॉइंट आता है हमारा वॉइस प्रॉब्लम, आवाज़ की समस्या। The voice of a human being can be described by label high and qualities. These are related to voice defect. Vocal defect have to speak very high, to speak very slow without flatting. Voice is also considered defective. Speech with breath, speak with heaviness,
in voice, interior, in the house, etc. अर्थात आवाज़ की समस्या। मनुष्य की आवाज़ का वर्णन स्तर, उसका आवाज़ की उच्चता या आवाज़ का गुण द्वारा किया जा सकता है। इन्हीं से संबंधित आवाज़ के दोष भी होते हैं। स्वर संबंधी दोष में बहुत ऊंचा बोलना या बहुत धीरे बोलना भी पाया जाता है। बिना उतार चढ़ाव वाली आवाज़ को भी दोषपूर्ण माना जाता है, क्योंकि हमें काव्य में उतार चढ़ाव की आवश्यकता पड़ती है और बहुत सी बातें नॉर्मल जो बोलनी चाहिए वो भी हमें उतार चढ़ाव उसमें होना चाहिए। गुण संबंधी दोष में नाक से बोलना भी दोष माना जाता है, या ये भी गलती मानी जाती है, दोष माना जाता है कि सांस ले लेकर बोलना। अगला आता है इसी में आवाज़ में भारीपन। अगर आवाज़ में भारीपन है तो वो भी दोष, वाणी दोष माना जाएगा। आवाज़ में कसीलापन भी है तो भी वाणी दोष के अंतर्गत आपका आता है। टाइप्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत, डिसऑर्डर के अंतर्गत वाणी विकार के प्रकार में थर्ड पॉइंट आता है हमारा स्ट्रीमिंग, हकलाना। स्ट्रीमिंग 6 to 10th out of 1000 boys are streamers. The streaming, the child hesitates to speak, feel objections, repeat the words, sometimes feel confused in the face, sometimes there are confused expressions like closing eyes. The reason for the movement of the body etc. is due to impaired speed and nervous speech. On the basis of research, it has been concluded the starting is a form of NXT include behavior। अर्थात 1000 बालकों में से 6 से 10 तक बालक हकलाने वाले होते हैं। हकलाने में बालक बोलने में बहुत ज़्यादा हिचकिचाता है। वह हकलाते समय अपने आप को रुकावट का भी अनुभव करता है। साथ ही हकलाने वाला बालक शब्दों को बार बार दोहराता भी है। हकलाने वाला बालक बोलने में अपने आप में उलझन का भी अनुभव करता है। कभी कभी हकलाने वाले बालक के चेहरे पर भी उलझन के भाव आ जाते हैं। हकलाने वाले बालक जैसे आंखें बंद करके बोलना या शरीर को हिलाना डुलाना आदि इसके अंतर्गत आता है। इसका कारण गति की अयोग्यताएं और स्नायु वाणी बंद हो सकना भी होता है। अनुसंधानों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि हकलाना चिंता प्रेरित व्यवहार का ही एक रूप होता है। तो इस प्रकार से जो बालक हकलाते हैं या दोहराते हैं या बार बार बोलते समय रुकावट का अनुभव करते हैं, हिचकिचाते हैं, आंखें बंद करके बोलते हैं, शरीर को हिलाते डुलाते हैं, ये वाणी दोष के अंतर्गत आता है। टाइप्स ऑफ स्पीच डिसऑर्डर, वाणी विकार के प्रकार के अंतर्गत अगला पॉइंट आता है हमारा डिलाइड स्पीच, विलंबित वाणी विकार। In some children, the development of sound pronunciation occurs with some delay. This disorder of sound pronunciation is also called delayed speech disorder. There can be many reasons for this disorder, such as hearing impairment, retardation, congenital silence, illness, or physical defeat, or parents' silence, harsh punishment by parents, shock, anger, or shame, etc. It is not really
any disorder, what is side effect to of various disorder and distortion। कुछ बालकों में ध्वनि का उच्चारण का विकास कुछ विलंब से होता है। ध्वनि उच्चारण के इस विकार को विलंबित वाणी भी का विकार भी कहते हैं, क्योंकि बालक उच्चारण धीरे धीरे और विलंब से बोलता है। इस विकास के अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे श्रवण विकृति या मंद बुद्धि का होना, या जन्मजात मूकता, जन्म के समय में ही मूकता, या कोई बीमारी के कारण भी हो सकता है, या ये भी कह सकते हैं कि शारीरिक दोष के कारण भी हो सकता है, या माता पिता का चुप रहना भी, या माता पिता द्वारा बालकों को कठोर सजा देना भी हो सकता है। इस प्रकार की संभावना होती है कि बालक को किसी प्रकार का अगर सदमा भी लग जाता है तो भी ये इस दोष के अंतर्गत आता है, या क्रोध या शर्म की वजह से भी कोई भी कारण इस तरह का हो सकता है। वास्तव में यह कोई विकार नहीं है, बल्कि विभिन्न विकारों एवं विकृतियों का पक्षीय प्रभाव कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत बालक का भी चुप रहना, या माता पिता का चुप रहना बालक के प्रति, या माता पिता द्वारा बालक को इस तरह की सज़ा देना जो कि बहुत ज़्यादा तकलीफ दे असहनीय होती है, वो भी इसके अंतर्गत आती है। या बालक का क्रोध करना, या बालक पर क्रोध करना, या उसे इस तरह का देना कि उसे शर्म महसूस हो, तो ये उसी के अंतर्गत आता है। कल हम जानेंगे तालु एवं ओट विकृति, क्लेफ्ट प्लेट एंड लिप्स एंड सेरेब्रल पल्स, प्रमस्तकीय संस्तंभ, और 7th आखिरी पॉइंट हेयरिंग इम्पेयरमेंट, श्रवण विकृति। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। धन्यवाद।